लिख लिया? लिख लिया तो बताओ, फिर लिखवाता हूँ इसके बारे में। लिख दिया सर। ओके, चलो लिखो। केस वन, मतलब ए पार्ट के लिए लिख रहे हैं हम। केस वन, when the object is thrown upwards, when an object is thrown upwards, it attains a maximum height at which its final velocity becomes zero, but it is under the influence of, but it is under the influence of acceleration due to gravity। ठीक है, जो एक्सेलरेशन आ रही है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आ रही है। ऊपर जाते हुए नेगेटिव है, नीचे आते हुए पॉजिटिव है। लिख लो इसको शाबाश। ठीक है, हो जाएगा तो बता देना मेरे को, सारा ही रेज करना है। हो गया? हटा दूं? अरिहंत लिख लिया रजे? यस सर। सेकेंड केस का भी लिख लो, केस टू। when an object is released, when an object is released or dropped gently, its initial velocity is 0 meters per second, but it is under the influence of acceleration due to gravity। ठीक है बेटा? यस सर। चलो, तो सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चले लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन हो? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने एक्सेलरेशन दे दी उसे, मैं एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लेकिन उसकी स्पीड अभी भी यूनिफॉर्म है? कैसा हो सकता है? यस कब होगा बेटा ऐसा? सर, जब नीचे हमारा सर कैसे समझाऊं? सर समझाना नहीं आता सर। समझाना नहीं आता? क्लास में पढ़ा था एक बार। मेरे को नहीं समझा पा रहा हिंदी में, पेपर में इंग्लिश में कैसे लिखेगा डायग्राम्स के साथ? है? आरज, सर ऐसा पॉसिबल है कभी? स्पीड क्या होती है? इज स्पीड
ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी होती है मैग्नीट्यूड वाली? स्पीड इज ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड। वो कह रहे हैं कि मैं एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहा हूं लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? पढ़ाया मैंने, बड़ी शिद्दत से पढ़ाया, अगर तुमने लेक्चर अटेंड किया हो वाला। याद करो, कब बताइए ये बातें कि हम स्पीड तो सेम रख रहे हैं लेकिन हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। पढ़ते नहीं हो घर जाके, तुम्हारा कल का टेस्ट ज़्यादा ही टफ बनाना पड़ेगा लगता है मुझे। पढ़ा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज वन ऑफ द मोशंस इन विच वी कॉल इट एज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट इट इज एक्चुअली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन बोलते थे इसको? क्योंकि माना इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड सेम रह रहा है लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, और क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए हम इसको बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है इसलिए एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि मैं किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन दे रहा हूँ लेकिन उसकी वेलोसिटी से स्पीड सेम रहे। कौन से केस में होगा ऐसा? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, हाँ ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको एक्सेलरेशन दूं और उसकी वेलोसिटी सेम रहे, वेलोसिटी में तो चेंज आएगा ही। वही तो डेफिनेशन होती है एक्सेलरेशन की, यू प्रोवाइड एन एक्सेलरेशन एंड देयरफॉर वेलोसिटी चेंजेस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन हो जाती है ना। चलो लिखो सेकंड पार्ट। In case of uniform circular motion, magnitude of velocity remains same. Magnitude of velocity क्या है? Magnitude of velocity क्या होता है एक्चुअल में? क्या होता है जैस्मीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? एनसीईआरटी की किताब अगर तुमने खोली हो कभी, वहाँ पे ना वेलोसिटी जब डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी को बोलते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वो क्या होगा? स्पीड। ठीक है, और उसी स्पीड की अगर डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो उसको क्या कह देंगे? वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एक्चुअल में क्या है? इट इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। So in case of uniform circular motion, magnitude of velocity, that is speed, remains constant however its direction changes, its direction changes at every point। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, since there is a change in direction, since there is a, या ऐसे लिख लो, since there is a change in direction there is a change in velocity, there will be a change in velocity। ठीक है, hence acceleration is involved, or this type of motion is called uniformly accelerated motion।
आंसर हो गया। इसको बेटा अच्छे से करना है अगर तुम्हारे कोर्स में आ रहा है तो। हो गया, चलें आगे। एक बात ना अपने पास रहे नोट करो, हटा दूं इसको। एक बात ना अपने यस सर। पास वैसे इन जनरल बना लो, ठीक है, ये तुम्हें आगे 10th में भी काम आएगा। जब भी ना मैं सर्कल के बारे में डिस्कशन करता हूँ तो जो लाइन सर्कल को जस्ट टच करके जाती है, मतलब लाइन उसको सिर्फ टच करके जा रही है, उसको मैंने क्या बताया, क्या बोलते हैं? जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे मैंने क्या बताया था, क्या बोलते हैं इस लाइन को जो उसको जस्ट टच करके जाती है? व्हाट वी कॉल दिस लाइन? बिल्कुल ही ब्लैंक बैठे हुए ना, वैसा लग रहा है पता नहीं कितने दिनों बाद क्लास लगा रहे हो। क्या बोलते हैं इस लाइन को? टेंजेंट टू द सर्कल। पढ़ाया था ना कि अगर रस्सी टूट जाए या फिर मैं उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना चाहता हूँ तो कौन सी डायरेक्शन होगी? टेंजेंशियल टू द सर्कल। ठीक है, मैंने भी बताया था तुम्हें कि अगर मून घूमना बंद, सॉरी, अर्थ मून को अट्रैक्ट करना बंद कर दे तो मून कहाँ जाएगा? इट विल गो टेंजेंशियल टू दी ट्रेजेक्ट्री, सर्कुलर मोशन का टेंजेंशियल चला जाएगा। फिर हमने मंगल वाले मिशन मंगल की भी बात करी थी, उसमें भी जब बाहर फेंका था उसको स्पेस क्राफ्ट को तो टेंजेंशियली थ्रो किया था। ठीक है, इतने सारे एग्जांपल्स करवाए थे तुम्हें। तो इस केस में बेटा जब भी मैं टेंजेंट के अबाउट एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और वो लाइन स्पेसिफिकली सेंटर से पास करती है तो मैं उस लाइन को बोल देता हूँ, वी कॉल दिस लाइन एज द नॉर्मल। क्या बोलते हैं उस लाइन को? नॉर्मल टू द सर्कल। अगर कोई लाइन टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बना रही है और वो स्पेसिफिकली सेंटर से पास कर रही है तो उस लाइन का नाम हो जाता है नॉर्मल टू द सर्कल। टेंजेंट सर्कल को टच करके जाएगा लेकिन नॉर्मल सर्कल की तरफ आएगा और सेंटर से पास करेगा। और नॉर्मल और टेंजेंट में क्या रिलेशन होगा? नॉर्मल इज ऑलवेज 90 डिग्री टू द टेंजेंट। ये बात समझ आई? ठीक है, वापस से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिख लिया तुम सबने? देखो वो कह रहे हैं, an object moving in a certain direction but having acceleration in the perpendicular direction। तो इस केस में क्या होता है रजे, ड्रॉ करना अपने पास सारे बच्चे। अगर मैं दोबारा से सर्कुलर मोशन डिस्कस करूं और वही पत्थर वाला केस हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने पत्थर को एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और उस पत्थर को मैं स्पीड से घुमा रहा हूं अबाउट द सर्कल। ठीक है, तो इस केस में रजे अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर बनाता हूँ, इसका वेलोसिटी वेक्टर मतलब अगर मैं इसी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन देखता हूँ तो डायरेक्शन होगी बेटा टेंजेंशियल टू द सर्कल। ठीक है, ये है मेरा वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन अगर मैं इसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखूं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी बेटा टुवर्ड्स द सेंटर, और वो क्या हो जाएगी? वेरी गुड, क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है। इस फोर्स का ना अलग से एक नाम होता है, अभी लिख लो, वैसे अगले चैप्टर में भी आएगा। इस फोर्स का अलग से नाम होता है जो सेंटर की तरफ जाती है। इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपीटल। पीटल का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर। एक फोर्स होती है बेटा सेंट्रीफ्यूगल, वो होती है अवे फ्रॉम द सेंटर, तो टुवर्ड्स द सेंटर जा रही है। और क्योंकि ये फोर्स सेंटर की तरफ जा रही है और किसके अबाउट जा रही है? वो टेंजेंट के अबाउट, तो डेफिनेटली एंगल कितना होना चाहिए? तो ये केस जस्टिफाई हो गया।
कि एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं। बात समझ आई? वेलोसिटी वेक्टर सर्कुलर मोशन के केस में किधर की तरफ होगा? अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन किस तरफ होगी? जिस तरफ फोर्स होती है उसी तरफ एक्सेलरेशन होती है। तो नेट फोर्स क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर है, इसलिए एक्सेलरेशन भी कहाँ होगी? टुवर्ड्स द सेंटर। और हमने अभी सीखा है कि नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो लिख लो, इट इज द केस इन, पार्ट सी का आंसर है, इट इज द केस इन circular motion where acceleration is acting towards the center, acceleration is acting towards the center, ब्रैकेट में लिख लेना नॉर्मल टू द सर्कल, नॉर्मल टू द टेंजेंट, एंड वेलोसिटी, इसके बाद यहाँ कंटिन्यूड है, एंड वेलोसिटी वेक्टर is tangential to the circle, velocity vector is tangential to the circle, hence they both are perpendicular to each other, hence they both are perpendicular to each other। ठीक है, एक दूसरे के लिए वो परपेंडिकुलर ही होंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ जा रही है, वेलोसिटी वेक्टर उसके लिए टेंजेंट है, टेंजेंट और एक्सेलरेशन के बीच में डेफिनेटली 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। क्लियर है रजे सबको? ये अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको प्रिपेयर कर लेना, पूछा जा सकता है आपको। डन? चलें आगे, हटा दूं बेटा स्क्रीन से जबजोत, केशव और अरिहंत? सर हो गया? चलो, यस इसमें वापस नहीं आएगा, पहले ही बता दूं। चलो आगे देखो, ये हम कर चुके हैं रजे ऑलरेडी क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन मैंने छुड़वाया था बीच में, देखते हैं इसको भी ना। इसका ना आंसर एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट आता है, इसलिए थोड़ा अवॉइड करता हूँ मैं डिस्कस करना। पहला पार्ट हम कर सकते हैं। इट सेज विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। तुम्हारे लिए जूम कर देता हूँ मैं क्वेश्चन, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसे दिख ही रहा है इसमें। विच ऑफ द कार इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, देख के बताओ। चलो सर है फास्टेस्ट का मुझे कैसे पता चलेगा? तो जिसकी स्लोप ज्यादा होती है सर। एग्जैक्टली, मुझे उसकी स्लोप या उसकी एंगल से पता चलेगा कौन सी कार फास्टेस्ट है। तो कौन यस सी सर कार का स्लोप सबसे ज्यादा है? क्या बी का है, क्या सी का है, क्या ए का है? ए का तो सबसे कम है रजे। ऐसे देसी भाषा में बात करते हैं, कौन सी कार ज्यादा टेढ़ा स्लोप या ज्यादा टेढ़ी लाइन बना रही है? सर भी कौन सी बना रही है? बी वाली। तो कौन सी कार सबसे फास्टेस्ट होगी बेटा? बी फास्टेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं आर ऑल थ्री एवर पास्ड, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या कभी तीनों कारों ने एक दूसरे को एक ही टाइम पे क्रॉस किया? क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे तीनों लाइंस एक साथ इंटरसेक्ट हो रही हैं? देखो ध्यान से, is there any point at which all the three lines are intersecting each other? कौन सा पॉइंट है एक साथ तीनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं? कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं उनको। कैसा कोई पॉइंट है जहां तीनों लाइंस एक साथ इंटरसेक्ट हो रही हैं? मार्क कर देते हैं। वो सर
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुई रजे बी और सी, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ बी और ए, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ सी और ए। क्या ऐसा कोई पॉइंट था ग्राफ में जहां पे लाइंस तीनों आपस में एक साथ इंटरसेक्ट हुई? तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट का, नो द कार्स नेवर पास ईच अदर और नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, उसके बाद सी, हाउ फार सी हैज ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। वो पूछ रहे हैं कि सी ने कितना ट्रैवल किया होगा जब बी ने ए को पास किया। बी ने ए को किस पॉइंट पे पास किया रजे, देखो ध्यान से, बी और ए एक दूसरे को कब पास कर रहे हैं? मैं लिख देता हूं, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। ये बी था, ये सी था, तो ये वाला पॉइंट बी सी के लिए बनाया हुआ है, ये वाला पॉइंट सी ए के लिए बनाया हुआ है, और ये वाला पॉइंट मैंने बी ए के लिए बनाया हुआ। तो सवाल वो पूछना चाह रहा है आपसे कि जब बी ने ए को सरपास किया तो सी कितना ट्रैवल कर चुका था? बी ने ए को किस पॉइंट पे सरपास किया रजे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बी ने ए को किस पॉइंट पे सरपास किया? इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, उस टाइम पे इसके नीचे ये वाला पॉइंट बन रहा था, समझ आ रही है बात? एग्जैक्टली उसके नीचे ये वाला पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसके अबाउट डिस्टेंस देख लो कितना आ रहा है, कितना है इसके अबाउट डिस्टेंस? तो आंसर क्या होगा, सी कितना डिस्टेंस कवर कर चुका था जब तक वो बी ए को सरपास करता है? आंसर क्या आ रहा है उसका, 8 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। वो पूछ रहे हैं कि जब बी सी को पास कर चुका है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? बी सी को किस पॉइंट पे पास कर रहा है रजे? इस वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट के अबाउट डिस्टेंस निकाल लो, तो ये वाली लाइन आएगी कुछ, खुद कैलकुलेट करके देखो कितना डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पे टोटल बॉक्सेस 7 है, यहाँ पे टोटल बॉक्सेस 7 है, और मैं हूँ थर्ड बॉक्स पे 4 से ऊपर। तो अगर मुझे पता चल जाए एक बॉक्स कितना रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं उसके ऊपर का डिस्टेंस निकाल लूंगा। मुझे पता है कि 7 बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितने मीटर, 12 मीटर थोड़ी, 4 मीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटे, 4 का गैप है ना टोटल। तो 7 स्मॉल बॉक्सेस कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 मीटर। तो एक बॉक्स कितना रिप्रेजेंट करेगा, 4/7। ये तुमने फिगर देख लिया अच्छे से, तो बोर्ड देख लो अब। एक बॉक्स कितना रिप्रेजेंट करेगा, 4/7। और मैंने क्या बताया था, 4 से ऊपर 3 बॉक्स जाना है तुमने, तो 3 बॉक्सेस का पता चल जाए, 3 बॉक्सेस का कितना हो जाएगा, 3/7, सॉरी 3/7 नहीं, 4/7 इंटू 3, 4/7 इंटू 3 मतलब 12/7। 12/7 का अप टू 2 डेसिमल प्लेस कितना होगा, 1.50, 49 आता है 7 पे। ठीक है, और 10 1 पे आ गया, तो 1.71। 4 मीटर से ऊपर कितना गया वो, 1.71। तो ओवरऑल आंसर क्या होना चाहिए सी का, हाउ फार बी हैज ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, कि सी को पास करते वक्त बी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था। आंसर इज 4 + 1.71 दैट इज 5.71 मीटर्स। ठीक है, थोड़ा मैथ्स ज़्यादा है इसमें, ग्राफ पढ़ना आना चाहिए आपको, और ग्राफ पढ़ने के लिए आपको इंटरसेक्शन का कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि जब मैं बोल रहा हूँ बी पासेस ए या ए पासेस सी, तो मतलब मैं उन दोनों की इंटरसेक्शन को जज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ली है स्कूल में तो और आसान लगेगा तुम्हें, कि जब मुझे रीड करना होता है ग्राफ में परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ उस पॉइंट से। तो जब मुझे मान लो ये रीड करना था कि जब बी ने ए को पास किया तो सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ था, तो मैंने बी और सी की इंटरसेक्शन देखी
और उसके अबाउट परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया नीचे की तरफ। ठीक है, क्लियर है ये बात? सबको क्लियर है रजी? जपजोत, केशव, अरिहंत? यस सर। चलो, अब हम पे टाइम है अभी भी, हम ग्राफ का एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस हो जाएगी ग्राफ का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। देखो, डेरिवेशंस कर लोगे या रिवाइज करवाऊँ एक बार? कर लोगे? आप कर लोगे बेटा डेरिवेशंस? यस सर, कर लेंगे।